सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मईशत की बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है और सियासी इस्तेहकाम की कुंजी शफाफ इलेक्शन में छुपी है। इसीलिए इंतखाबात इल्तवा के रास्ते में सुप्रीम कोर्ट दीवार बनकर खड़ी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा इंतखाबात की इल्तवा की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। चीफ जस्टिस ने पहले आर तकरीरी मामले पर लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म को मुअत्तल किया, तो आज पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर बरहमी का इजहार करते दिखाई दिए। रिमार्क्स थे, समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर रही हैं। ये बड़ी दिलचस्प अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। इन्होंने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट ने ठक करके तकर्री कैंसिल कर दी, हम आपको जुर्माना क्यों ना करें, नोटिस किए बगैर ही तैनाती कैंसिल कर दी। पेशावर हाईकोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। सुप्रीम कोर्ट ने PK91 रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला भी कलअदम कर दिया। दूसरा मुकदमा नाअहली की मुद्दत के हवाले से है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जिसे बराह रास्त नशर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि आज अगर कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल हो जाते। अदालत ने 4 जनवरी को फैसला सुनाने का इंदिया दिया है। मुतवक्के फैसला क्या हो सकता है, किसे क्या रिलीफ मिलने का इम्कान है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या फिर इलेक्शन एक्ट पर अमल होगा, इसी से आगाज़ करेंगे। खील दास को में ज्वाइन किया गया है, मुस्लिम नून के रहनुमा। खील दास साहब, आज जिस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इससे तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए लगता है कि रास्ते हमवार हो गए हैं। पहले भी उनके कोई कागजात मुस्तरद तो हुए नहीं। देखिए उसामा साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखें, इसी अदालत से 2 अहम केस हुए हैं 75 साल की तारीख में। एक भुट्टो शहीद का केस था जिसको अदालती कत्ल करार दिया जाता है, वो भी 12 साल के बाद जो प्रेसिडेंट रेफरेंस है उस पर भी ये मौजूद जज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की क़यादत में वो केस चल रहा है। दूसरा केस पानामा में अकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, और हम समझते हैं कि उस वक्त की जो जजेस थे और जो एक शख्स को लाने के लिए ये सारा खेल खेला गया और एक बेगुनाह को इतनी बड़ी सज़ा दी गई, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को। और जिस तरह आपने कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तो ये तरमीम कर दी है, मगर ये दोनों फैसले जो है तारीख दुरुस्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट पे जो तनकीद भी होती है, या सुप्रीम कोर्ट को हम समझते हैं उन पर ये एक जो दोनों केसेस है उस पर तनकीद होती है, तो इसको दुरुस्त होना चाहिए। वक्त आ गया है, ज़ाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी चली है, तो हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और ये तायात नाअहली है, और बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक नाअहल शख्स को लाने के लिए उसको सादिक और अमीन करार दिया गया, और उससे पौने 4 साल में उस प्रोजेक्ट से मुल्क को नुकसान हुआ। और एक अहल आदमी को जिसने पाकिस्तान 8.5 साल में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, नवाज शरीफ साहब, उसने पाकिस्तान की तरक्की, तामीर, खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, पाकिस्तान में मोटरवेज़ का जाल बिछाया, लोड शेडिंग का खात्मा किया, मईशत को बेहतर किया, तो उसको नाअहल करार दिया गया एक अहल शख्स को। तो ये एक बदकिस्मती है, एक सितम ज़रीफ़ी है, एक जबर है जिसको पाकिस्तान की अवाम ने कभी कबूल नहीं किया है। हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट की बालादस्ती और उसूलों के फैसले और ये इस अदालतों के जो निज़ाम है उससे भी, इन फैसलों से उनका मयार बुलंद होगा। खिलदा साहब, ये बताइएगा कि अभी भी मियां जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली नून लीग को, इसकी क्या वजह? जबकि हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो नून लीग कहती है उस पर अमल होता है। वो कहते हैं 2 दिन और बढ़ा दें, कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ जाती है। किसी तरह से कोई प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन से एक तरह का भी नहीं है। नैब केसेस जो है वो वापस ले रहा है, पुलिस पूरी तरह सहूलत दे रही है, इंतजामिया आपके साथ है, जलसे करने हो, जुलूस करने हो। नदीम अफजल चंद साहब तो ये कह रहे हैं कि पंजाब में सारी ब्यूरोक्रेसी नून लीग की लगाई हुई है, वो एक अलग मामला चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल गया जब से मियाँ साहब आए हैं, बड़ी तेज़ी से, कोई एक शिकवा किसी सतह पर नहीं। तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत अब भी समझ से बाहर है।
देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको भी याद दिलाऊं और आपके तवज्जुह से बाकियों को भी याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि पीएमएलएन को सहूलतकारी हुई है या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो इलेक्शन 2018 की इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। पार्टी सदारत भी उनसे छीनी गई। मरियम नवाज को जो है गिरफ्तार किया गया, इलेक्शन से दूर रखा गया। हनीफ अब्बासी साहब को नायल करके गिरफ्तार किया गया। कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। राजा कमर इस्लाम साहब को गिरफ्तार किया गया। तलाल चौधरी को नायल किया गया। दानियाल अजीज़ को नायल किया गया। नियाल हाशमी साहब को नायल किया गया। हारून अख्तर को नायल किया गया। सईद अब्बासी को नायल किया गया। 47 MNA की वफादारी तब्दील करवाई गई। 69 MPS की वफादारी तब्दील कराई गई। 25 अरकान को टिकट वापस करवाया गया। बलोचिस्तान में रातों रात हमारी हुकूमत गिराई गई। वहाँ के हमारी जो क़यादत थी, सनाउल्लाह ज़ेहरी, अब्दुल कादिर बलोच, उन सब से नून लीग के अपनी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा गई। जगह जगह पे अदालतों में लीगी अरकान की पेशियाँ ज़मानतें हम ले रहे थे। और हुकूमत के बाद, जब इलेक्शन के बाद भी नहीं छोड़ा गया, और आपने देखा कि जो इलेक्शन हुआ था वो RTS बिठाया गया। 45 फार्म जो था वो अदम दस्तयाब था। अचानक RTS भी बैठ गया और उसके बाद ये सिलसिला बंद नहीं होगा। हमारे जमात के सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया गया। साद रफ़ीक साहब को गिरफ्तार किया। सलमान रफ़ीक को गिरफ्तार किया। शाहिद खाकन अब्बासी अरेस्ट हो गए। मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। एहसन इकबाल गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, अब्बास शरीफ का बेटा फवाद हुसैन, फवाद आद चीमा, कैप्टन सफदर दोबारा गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़, हाफिज नोमान, कामरान माइकल, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अब्दुल गफ़ार डोगर और सेनेटर इरफान सद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। तो ये जुल्म और ज्यादती क्यों भूल जाते हैं जो आज कह रहे हैं कि एक भी शख्स इसमें लापता नहीं हुआ नहीं है। तो ये जो आप तवील फहरिस्त है तो नहीं आई, तब इसमें अब क्यों कयामत आ रही कि एक जमात के लिए क्या कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये मुकाफात अमल भी है और ये करता इनके गुनाहों की सजा भी आज इनको भुगतनी पड़ेगी। हमने ना किए हुए गुनाह की सजा भी भुगती है। नहीं, मेरी गुजारिश है इनमें से एक भी लापता नहीं। आपने जितनी फहरिस्त बनाई तवील फहरिस्त है, इसमें कोई भी लापता नहीं है। अब देखिए यही चीज़ तो अब रिवर्स हो रही है। ये तो पुरानी बात है, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। हर काम रिवर्स हो गया। आज तो पूरी तरह से कोई एक इदारा मुझे बता दें जो आपके लिए सहूलत नहीं दे रहा, या आपके कोई ऐसा इदारा हो जो खिलाफ काम करो। फवाद हसन फवाद का आपने जिक्र किया, इस वक्त काबीना का हिस्सा है, तो इस वक्त तो बिल्कुल आपके लिए हर तरह से चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी स्मूथ चल रही हैं। हत्ता कि अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले कागजात मंजूर भी हो गए मियां नवाज शरीफ साहब के। तो अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी है। फिर भी मियां जावेद लतीफ़ साहब को गिला क्या है, इस पर आते हैं। हमें अहमद वैस साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत मशहूर वकील भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। अहमद वैस साहब, अभी मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास साहब। वो कह रहे हैं तवील उन्होंने बिल्कुल फहरिस्त गिनाई और एक एक नाम उन्होंने गिनवाया है, दर्जनों नाम जो नून लीग के लोग थे, वफादारियाँ, गिरफ्तारियाँ, सब कुछ नजर आता है। तो अब गिला किस चीज़ का? ये तो 2018 में उनके साथ हुआ है। आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होती है, उनके लिए तमाम इदारे जो हैं वो चीज़ों को रिवर्स कर रहे हैं, तो ये तो उनका हक है। देखिए, सवाल ये है कि हक की बात अलग है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक ये हमारा हक नहीं है, या पीटीआई के जितने कारकुन हैं या जितने कैंडिडेट हैं उनका सबका हक नहीं है कि उनको इक्वल जो है इक्वालिटी क्रिएट की जाए और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनको अवेलेबल हो। और ये कह देना कि जी वो उनके भी किया गए थे। अब इस मौके के ऊपर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उनको आप गिनती तो आप कर नहीं सकते। और क्या ये मुमकिन है कि अगर आप किसी आज से 1 सदी पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले कोई बात हुई थी तो वो उसी तरह दोहराई जाए? ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? एक दफा जब गलती हुई, उस गलती की सजा हुई या नहीं हुई, आज गलती होगी तो उसको गलती गिना जाएगा? ये तो कोई नहीं है। ये तो एक लेम एक्सक्यूज है ये करने का। अगर इस तरह करेंगे तो फिर तो हम हमेशा माजी में बैठे रहेंगे, हमेशा पास्ट में रहेंगे, हम आगे का सोच ही नहीं सकेंगे। वी वुड नेवर बी एबल टू टेक अ स्टेप फर्दर। हम हमेशा माजी में रहेंगे और हमेशा यही सोचते रहेंगे कि जनाब उन्होंने हमसे जनाब इतने साल पहले ये किया था, आज हम कर रहे हैं, कल वो आएंगे वो कहेंगे जी अब हम कर रहे हैं। तो आप यही करते रहेंगे, स्कोर विनिंग पोजीशन ही रखेंगे,
तो कौम का क्या बनेगा और पाकिस्तान का क्या बनेगा? अहमद वैद साहब आपका दोस्त, लेकिन बात यह अगर माजी में कोई गलती हुई उसको ठीक भी तो करना है। अब ये जो मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली है उस बारे में नून लीग का ये कहना है कि जी ये तो बड़ा गलत था फैसला, सिर्फ चंद जजों ने किया, अब इसीलिए अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी कर ली गई, अब सुप्रीम कोर्ट को सुन रही है। नवाज शरीफ साहब का फैसला क्या गलत हुआ था? जजेस ने फैसला किया, 5 रुकनी बेंच ने किया, और वो फैसला उससे ये को अकेला इनको तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई थी, वो तो उससे पहले बीसीओ केस हो चुके थे जिनमें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, क्योंकि उसमें आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर जो है उसमें कोई तयन नहीं किया हुआ सजा का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के बेंच ने ये होल्ड कर दिया। अब अगर आज ये कर रहे हैं तो कानून अब मूड पॉइंट ये नहीं होगा जी। नवाज शरीफ की सजा जो लाइफ टाइम है वो मूड पॉइंट नहीं है। मैं खुद कहने को तैयार हूँ, ये बात है बरमला कहता हूँ कि ये गलत हुआ, जितने लोगों को सजा दी गई थी लाइफ टाइम की ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसका एक तरीकेकार है। अब सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा है, देखें क्या फैसला करते हैं। तरीकेकार उसका ये है कि आप बाकायदा तौर के ऊपर ये देखेंगे कि ये कानून के अंदर, ये आइन के अंदर एक अमेंडमेंट करने की जरूरत है आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर जी, बजाय के कानून साजी से करें। बहरहाल अब एक बड़ा बेंच है जो फैसला कर देगा, वो सबको कबूल होगा फैसला। ठीक, ये बात जो है कि एक ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट है जिसको ये लेके आगे चल रहे हैं कि जी हम हमारे साथ भी ये हुआ। भाई इन्होंने क्या कुछ नहीं किया था कभी, वो भी तो देखें आप। इन्होंने क्या हरकत जो है कोई छोड़ी कोई हरकत नहीं की जी। इन्होंने पीपल पार्टी के साथ क्या किया था, इन्होंने जो है जरदारी साहब के मुतालिक क्या क्या कुछ अल्फाज, और कोई उनको गले में रस्सी डाल के खींचता था, कोई पेट फाड़ के उनके दौलत निकालता था। सर इस पर आते हैं, भाई ये कर रहा था, वो उन्होंने यहाँ से भाग के जाके पाकिस्तान की इस गरीब मुल्क की एसेट्स जो है यहाँ से ट्रांसफर करके जाके वहाँ प्रॉपर्टियां बना ली। क्या कुछ इन्होंने नहीं किया, लेकिन माजी को भूल जाना बेहतर है। ठीक है, अगर आपने आगे चलना है, पॉजिटिवली कोई स्टेप लेना है, तो माजी को भूल जाना बेहतर है। बिल्कुल खिलदास साहब, आपने सुना माजी को भूल जाना चाहिए, गलतियां हुई ही हैं तो ये नहीं कि दोहराई जाए। 2018 में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आज नहीं किसी और जमात के साथ किया जाए, और 2018 में तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी नहीं थी, तो ये मुकफ़ात अमल जो आप कह रहे हैं ये तो नहीं कि उन्होंने करवाया था, तो वरना ये है कि आज भी जो कुछ उनके साथ हो रहा है कहेंगे जी नून लीग करवा रही है। देखें, ये इमरान खान और उस वक्त के जो जजेस साहिबान थे उनका गठजोड़ था, और इमरान खान साहब उसको किसने सुप्रीम कोर्ट में बुलाया? असद उमर का बयान रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा आप ले आओ हमारे पास, हम ये शेख रशीद हो या जमात इस्लामी, सारे ये एक से एक पेज पे थे, और उनकी ये डिमांड थी कि इलेक्शन से नवाज शरीफ साहब को वो इलेक्शन में नहीं हरा सकते, तो उन्होंने यही रास्ता इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सियासी रास्ते से हटाया जाए, उसकी सियासत को ख़त्म कर दिया जाए। मगर उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब अवाम के दिलों में राज करते थे, आज भी अवाम के दिलों में राज करते हैं। वो नवाज शरीफ को उन्होंने जो भी फैसले किए उसको आर्जी तौर पे सियासत से निकालने की कोशिश की गई, मगर पाकिस्तान की सियासत के मेवर आज भी नवाज शरीफ साहब है। जो ये बात कर रहे हैं मेरे भाई के इमरान, इनकी नाअहली का फैसला दुरुस्त था, बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। अगर दुरुस्त होता तो ये आज जो इतना बड़ा डिबेट है तो ये ना होता। मैं समझता हूँ जो इमरान खान की नाअहली है तोशा खाना में, हम किसी PMLN हमारा ये डिमांड नहीं है, ना हमारी ख्वाहिश है कि कोई जमात जो है इलेक्शन से दूर हो, उसकी लीडरशिप जेलों में रहे, मगर जिसने जुर्म नहीं किया था बेगुनाह को उसको सज़ा दी गई। इमरान खान के जुर्म वाज़े है, तोशा खाना में हो, फॉरेन फंडिंग केस में हो, या जो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस हो, या 9 मई का वाक़या हो, ये जो कुछ इमरान खान ने किया ये रास्ता उसने अपना खुद इंतखाब किया है, हमारा उसमें कोई किरदार नहीं है। इस रास्ते को, इस दहशतगर्दी के रास्ते को, इन मामलात को उन्होंने खुद ख़राब किया है, और इसी जिस तरह तेज़ी से ये पार्टी बनाई गई उसी तेज़ी से ये PTI ख़त्म भी हो चुकी है। तो ये मुकाफ़ात अमल का शिकार है, और ये अपने किए हुए गुनाहों का खुद भुगत रहे हैं। जी ठीक है, मैं अहमद वैद साहब आपने सुन लिया। अब यही वजूहात बयान करके बल्ले का निशान जो है वो भी कहा जाता है कि जी वो अब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वो लिया वो भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है आपने ठीक नहीं कराया। अब इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट चला गया है कि जी वो फैसला रिवर्स किया जाए, अब वो फैसला भी महफूज हो गया है। तो लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक बल्ले का निशान छीन नहीं लिया जाता। वो इस पर बड़ा वाज़ेह है कि किसी सूरत जी देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इस वक्त जो है नून लीग की एक बी टीम बना हुआ है, और जिस तरह अभी हमारे
हजरत साहब बात कर रहे हैं, वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं और जिस उस माजी के उसी एक खास स्टेज के ऊपर फंसे हुए हैं। ये मुझे बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मियां नवाज शरीफ का, उस वक्त इमरान खान कब इन पावर था? इमरान खान की हुकूमत तो नहीं थी उस वक्त तो नवाज शरीफ जो था वो ये उसी की हुकूमत थी। 2017 की बात है वो तो सारी, और बाकायदा तौर पे। और दूसरी बात यह, मैं इनसे कहता हूँ कि हजरत से कि जनाब आप देखिए, आप एक दफा नवाज शरीफ के 1980 में ये आया था मैदान सियासत में, और 1990 में ये पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बना। 10 साल के इसके आप उठा के देख लीजिए, हर साल की इसकी वेल्थ स्टेटमेंट और इसके इनकम टैक्स रिटर्न की स्टेटमेंट आप देखिए कि उस स्टेटमेंट के होते हुए 8 साल 8,000, 10,000, 15,000, 4,000, इस स्टेटमेंट के ऊपर एवेन्यू की और ये अजीजिया की इतनी बड़ी जायदाद कैसे बन सकती है? करप्शन की इंतहा की, गरीब इस मुल्क को गरीब कर दिया। अवाम की पॉवर्टी लाइन जो है वो कहां से कहां पहुंच गई, और ये दो भाई और ये खानदान अमीर हो गया। ये नजर नहीं आता, यहाँ इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये खुदा के लिए कभी मुल्क का सोचो। और वो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अगर वो उन्होंने ली है तो वो यूनिवर्सिटी इमरान खान ने 1 इंच वहां से कोई जमीन खुद ले ली है? पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बना के वो एक पाकिस्तानी कौम की खिदमत के लिए है। वहां पे जो कुछ हो रहा है, वहां पे एक नई जनरेशन जो है वो पढ़ेगी, जवान होगी और आगे इल्म में आगे बढ़ेगी। इसमें किसका फायदा? तोशाखाना की बात करते हैं, तमाम कवायद ज़वाबित के मुताबिक जिस दिन ये फैसला इनको राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया था, ये बात कल भी सामने आएगी। लेकिन अहमद साहब अभी जो इंतखाबी निशान है उसके बगैर बल्ले का निशान सामने आ जाएंगी। जी, आप इन बातों को छोड़ के आगे बढ़ने की बात करें। जी, खुदा के लिए जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे को नहीं देखेंगे और पीछे को नहीं भूलेंगे, माजी को नहीं भूलेंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे और तबाही का शिकार होते रहेंगे। अच्छा सर, अब जो मैंने सवाल किया था, ये जो बल्ले का निशान है, अब अगर पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, लगता नहीं इलेक्शन कमीशन उस पर अमल कर रहा है, खवातीनी नशिस्तों के हवाले से कोई फहरिस्त वगैरह उस पर भी अमल नहीं हो रहा, तो किसी तरह से भी कोई आपके हवाले से इलेक्शन कमीशन की जितने भी आपके खदशात हैं वो दूर होते नजर नहीं आते। अभी पेशावर हाईकोर्ट से अगर आपके हक में फैसला आ गया तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन अपील में जाएगा, अगर खिलाफ आया फिर आप आगे अपील में जाएंगे, तो तब तक तो इलेक्शन आ जाएंगे। अहमद वैद साहब, सवाल ये है कि अभी पहले भी सस्पेंड कर दिया था उन्होंने। अगर ये यहाँ से इनको कामयाबी नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट जाते रहे। ये तो देखिए कहते हैं ना कि वो एक मुहावरा है जो उर्दू का, कि काफिला चलता रहता है, रहते हैं, ये मामला तो चलते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता। अब ये इस इलेक्शन कमीशन ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है, क्या ये दुरुस्त है? एक मौके के ऊपर उनके पास वो कहते थे कि हमारे पास फंड नहीं है, कभी कहते थे कि हमारी हल्का बंदी नहीं हुई है, कभी कहते थे कि जी हमें इतना टाइम दरकार है। कोई एक स्टेटमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कभी एक सही स्टेटमेंट दी है? तो अब भी वो यही बात लगे हुए हैं। ठीक है, सवाल ये है कि एक बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन कमीशन को क्या नुकसान है? जी। अच्छा खेलदार साहब, आप बतौर पार्टी नून लीग तो नहीं इस पर आ रही, वो कहते हैं जी हमें कोई एतराज़ नहीं है बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहे, आपको तो इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जो माहौल है इसमें इलेक्शन हो ही नहीं सकते। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले मेरे भाई जो कह रहे हैं कि इमरान खान माजी को भूल जाए, बार बार वो कई दफ़ा कह चुके हैं माजी को भूल जाए। भाई, इस मुल्क के पैसे लूटे हैं जिसने ये सारे गुनाह किए हैं, ये करप्शन के दास्तान, ये जो केसेस है उसको इनको भुगतना पड़ेगा। अगर इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है तो ये इन्हीं अदालतों से इनको इंसाफ ही मिलेगा और ये फैसला उनको करने दे। हमने ना करदा किए हुए गुनाह, नवाज शरीफ साहब को 17 से लेकर 23 में 6 साल उनको केसेस भुगते, जेलों में रखा गया, हमारी तमाम लीडरशिप को जेलों में रखा गया, जलावतनी जैसी सोबतें हमने बर्दाश्त की, जेलों की तकलीफ़ें हमने बर्दाश्त की, तो 6 साल के बाद हमें इंसाफ मिलना शुरू हुआ है। इमरान खान साहब को तो अभी जो उन्होंने जुर्म किए उनमें 1 साल हुआ है, और अगर 9 मई जैसा सानिया जो मैं समझता हूँ जिन्होंने 80,000 लोग हमारे शहीद किए, ये उसी तरह का सानिया वाक़या है जो उन्होंने अपने रियासती इदारों पे, एक पाकिस्तान की रियासत पे, एक अपने
एटमी ताकत रखने वाली कुव्वत पे जिस तरह इन्होंने जो कुछ किया है, तो उसके गुनाह की जुर्म उनको भुगतना पड़ेगा, उसकी सज़ा भी इनको मिलनी चाहिए। जो लोग इसमें मलूस है, जिसका मास्टरमाइंड इमरान खान साहब है, तो ये माजी का किस्सा नहीं हो सकता। ये कोई पाकिस्तानी मोहब्बतन ये 9 मई को नहीं बुला सकता। जो बात आप कह रहे हैं, जो इलेक्शन के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब एक पार्टी के सरबराह है, उसका अपना मौक़िफ़ है। हमारी पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो और पाकिस्तान की आवाम जो है वो फैसला करेगी, और ये इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, जो उसने तारीख भी दे दी। हम इलेक्शन के लिए तैयार है। हमारी पार्टी ने, जिस तरह हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, पहली ये पाकिस्तान की जमात है जिन्होंने तमाम अराकीन से इंटरव्यू लिए, तमाम हलकों से जो लोग आए थे, वो जनरल नशस्तों पे ख़वातीन और अक़लियतें, उनसे 84 घंटों से ज़्यादा उनसे एक एक शख्स से गुफ्तगू किए। इतना साफ शफाफ और तरीक़ेकार इस तरह की इलेक्शन की तैयारी किसी जमात ने नहीं की। PTI तो है ही नहीं इलेक्शन के मैदान में, मगर जो बाकी जमातें हैं उनके पास भी ऐसा कोई निज़ाम या इस तरह का कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं। और इंशाल्लाह आपने देखा, हमारे जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब सिंध का भी दौरा कर चुके हैं, उन्होंने जलसे का आगाज़ भी कर दिया शेखापुरा से। तो हम इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमारे टिकटों के फैसले जल्द हो जाएंगे। बाकी तो इलेक्शन में कोई किसी की तैयारी नहीं है, किसी को वो तो इसी काम में लगे कि इलेक्शन को कैसे मुतनाज़ा बनाया जाए। नवाज शरीफ को इन्हीं अदालतों से सजाएं हुई, इन्हीं अदालतों से सर मुझे ब्रेक लेनी है, मिला है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले अमीर भाई साहब 1 मिनट है। यानी आप देख रहे हैं मुसलसल एक ही चीज आ रही है, सीनियर साफी भी कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से आपको कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, वरना आपके लिए किसी तरह की कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती। देखिए बात यह है, 9 मई का वाकया तो एक बनाया हुआ वाकया है, घड़ा हुआ है, ऑर्केस्ट्रेटेड एक प्लान था जो फेल हो गया, और वो साबित हो गया। अगर जुडिशियल इंक्वायरी करवा दी जाती तो ये उसी वक्त फेल हो जाना था, चलो कुछ महीनों के बाद फेल हो गया। सवाल ये है कि आप अपने दिल पे हाथ रखें मौलाना, और ये बताइए कि 9 मई का वाकया जो है कि कोर कमांडर हाउस पे हमला हो गया, ये बड़ा वाकया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था नवाज शरीफ ने, वो बड़ा वाकया है। सबसे बड़ा अदारा आइन के तहत उसके ऊपर हमला करने का मतलब है कि पाकिस्तान में एक नंगी बादशाह डिस्पोटिज्म लेके आना था, ये प्लान था इनका। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को गिरफ्तार करके जेल में बंद करना था। ये गौहर अयूब साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, कभी आपको मौका मिले तो किताब भी देखिएगा। बात यह है कि आप माजी को ये बातें अगर कुरेदते रहेंगे तो मैं आपको इतनी लंबी फहरिस्त बता दूंगा कि आप ये प्रोग्राम छोड़ के आप सुबह तक इसी मामले में लगे रहेंगे और खत्म नहीं होंगे। ठीक चले उम्मीद करते हैं। हाँ जी, हम माजी से गए हैं। अहमद ब्रेक लेनी है, बहुत माजरत, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और केल दास कोहिस्तानी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं न्यूज़ अपडेट से, और उसके बाद बात करेंगे कि कोशिश ये नज़र आ रही है चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब की कि हर सूरत वक्त पर इलेक्शन हो, और कोई भी हल्की सी भी कोई रुकावट इस तरह की महसूस करते हैं तो वो उसको हटाने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। अब पता चला 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख कही जा चुकी है, लेकिन फिर भी बयानात आ रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते। फजलुर रहमान साहब बार बार ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन हमारी बात पर गौर करे, अमन और अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। इसी तरह से बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी मसाइल हैं, मईशत का मसला है, ये बातें भी हैं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब, कोई भी ऐसा केस आता है, मिसाल के तौर पे RO का केस आया, रिटर्निंग अफसरान के ऊपर शिकायत आई, उन्होंने कहा कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इस इलेक्शन डिले हो सकते हैं। पहले उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को ख़त्म किया, अब पेशावर हाई कोर्ट का इसी तरह एक फैसला था RO के हवाले से कि उसको तब्दील किया जाए, उसके फैसले को भी, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कलअदम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ लोग चाहते हैं शायद कि इलेक्शन वक्त पर ना हो सकें। RO कोई भी हो, रिटर्निंग अफसरान कोई भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी रिमार्क्स सामने आए। सरवर बारी साहब हमारे साथ हैं इसी हवाले से बात करने के लिए। फाफिन के साबिक सरबराह हैं और पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है
पाकिस्तान में जो पार्लिमानी सियासत है इस पर नज़र रखते हैं और इसके हवाले से बात करते हैं। सरवर बारी साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो बात हो रही है कि इलेक्शन किसी सूरत डिले नहीं होने चाहिए, चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर का भी एक बड़ा मामला है, उस हवाले से अभी तक बात सामने नहीं आ सकी। अभी तहरीक इंसाफ की एक दरखास्त भी है, कल गालिबन उस पर भी समाअत होगी। आज भी एक समाअत थी लापता अफराद के हवाले से, उसमें शुएब शाहीन साहब बात कर रहे थे अपने लोगों की, उसमें उन्होंने कहा जी जो छोड़ कर चला गया, ये बात भी आ रही है। फिर रिटर्निंग अफसरान कोई भी हो, इस पर बहुत कहा गया कि जी देखें उन्होंने कागजात नामजदगी मंजूर किए, ये किया वो किया, लेकिन चीफ जस्टिस कह रहे हैं कोई भी हो रिटर्निंग अफसर, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन के बारे में ये कहना कि वो फ्री एंड फेयर होंगे, तो लोगों का इससे मतलब ये होता है कि जो पोलिंग है वो फ्री एंड फेयर होगी या नहीं होगी। लेकिन जहां तक इलेक्टोरल प्रोसेस की बात है, वो तो पहले ही रिग्ड है, रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि हमारे ये जो 2024 वाले इंतखाबात हैं जो कि 2023 में होने चाहिए थे, तो पूरा जो प्रोसेस है, क्योंकि इलेक्शन एक प्रोसेस का नाम है और हर प्रोसेस में फेयरनेस और फ्रीनेस इलेक्शन की और ट्रांसपेरेंसी लाजमी होती है। अभी चाहे आप जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात हो, इलेक्टोरल रोल की बात हो, और फिर जो डिलिमिटेशन के ऊपर पिटीशंस हुई उनका रिजल्ट आप देखें, और अभी आप देखें जिस तरह पकड़ धकड़ हो रही है कैंडिडेट्स की, उनके प्रपोजल्स की, उनके जो सेकेंडर्स हैं, और जिस तरह कैंडिडेट्स को किडनैप किया जा रहा है, जिस तरह जितने बड़े लेवल पर एक पार्टी के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो आज तक का जो मामला है, अगर उसके बारे में आप दुनिया के किसी से पूछें, अब तो HRCP भी कह चुकी है, डॉन का एडिटोरियल है, न्यूज़ का है, इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटोरियल पढ़ लें, उर्दू अखबारों के एडिटोरियल पढ़ें, तो देयर इज अ कंसेंसस इन पाकिस्तान कि अभी तक जो है इलेक्शन जो है वो उसके लिए तमाम पार्टियों के लिए जो मैदान है वो हमवार नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इस वक्त तक तो ये है। तो अब अगर इतनी ज्यादती हो चुकी हो तो पोलिंग को हम किस तरह फ्री एंड फेयर तस्वर कर सकते हैं? दुरुस्त। लेकिन बारी साहब, ये बात कि हर सूरत इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए, ये भी तो अहम है। आईनी और कानूनी लोगों का हक है कि उनको दिया जाए, फ्री एंड फेयर लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फजलुर रहमान साहब रिगिंग की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि अमन अमान की सूरत ऐसी है कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन हमारी बात पर गौर करे, और वो ये तसलसल से बात कर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से। देखिए, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं, एक हवाले से तो बात उनकी सही है, आधी बात उनकी सही है कि दहशतगर्दी है, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी बढ़ी है 2023 में, और अभी 2024 में क्या होगा वो हमारे सामने है। और इसके अलावा लेकिन ये कहना कि इस वजह से इंतखाबात मुलतवी हो जाए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ईरान इराक की जंग के दौरान ईरान में इंतखाबात होते रहे, इसी तरह अफगानिस्तान में तमाम तर अफरा तफरी और दहशतगर्दी के बावजूद वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होते रहे और उनकी पार्लियामेंट के भी इलेक्शन होते रहे। तो इसी तरह 2013 में, 2018 में इंतखाबात हुए, 2002 में, 2006 में, 7 में इंतखाबात हुए, तो उस वक्त दहशतगर्दी इस वक्त से भी ज्यादा थी और 2013 में तो बहुत इंतहा पर थी। तो ये मौलाना साहब क्यों कह रहे हैं ये तो मैं तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब नहीं चाहते कि इस वक्त इंतखाबात हों। क्योंकि जो सूरत हाल पहले वो कह रहे थे कि जो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे ज़िला हैं जो बहुत शदीद सर्दी के लपेट में होते हैं, वहाँ स्नो फॉलिंग होती है इस वजह से, और ये भी बात वो कर रहे थे। लेकिन बुनियादी बात है, इलेक्शन ना सिर्फ जैसे जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब ने फरमाया था कि इलेक्टोरल प्रोसेस का फ्री एंड फेयर होना ज़रूरी है, इलेक्शन के नतायज की निस्बत कि उसके नतायज में कौन जीतता है कौन हारता है ये अहम नहीं है। अहम बात यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और ये इलेक्शन कमीशन खुद भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स को खत लिख चुका है कि मेक श्योर दैट लेवल प्लेइंग फील्ड इज अवेलेबल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो अपने लिए मेयार मुकर्रर किए हैं, जो उनका अपना स्ट्रेटेजिक प्लान है, और जिसमें यह है कि वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाएगा, लेकिन जिस तरह पकड़ धकड़ हो रही है, एक पार्टी के कागजात नामजदगी जो है वो 381 रिजेक्ट हो रहे हैं और
एक पार्टी के 21 कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये और कुछ हल्के ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2013 में भी बहुत ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, लेकिन देखने की बात यह है कि 2013-2018 में अगर आप रेशो निकालें मुख्तलिफ पार्टियों की तो बाई एंड लार्ज सिमिलर थी, लेकिन इस दफा तो 1 और 18 की निस्बत है, यानी पीटीआई के 18 और पीएमएलएन का एक नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट हुई। तो इसलिए ये बहुत अहम बात है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो, लेकिन अभी तक जो गड़बड़ की गई है और अभी तक जारी है उसको अगर हम देखें तो फिर लगता है कि कार्रवाई 8 फरवरी को सिर्फ होगी वोट डालने की हद तक। अच्छा, और उस दिन भी पता नहीं क्या कुछ होगा। अब सर क्या सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उसको यकीनी बना सकती है? इलेक्शन कमीशन का किरदार तो सामने है, रिटर्निंग अफसरान ने जो करना था कर दिया, बहुत सी इसकी शिकायत आई, अब ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, उसके बाद ये भी एक सोच इलेक्शन कमीशन की तरफ से नजर आ रही है कि जी हमें अपना काम ही नहीं करने दिया जा रहा, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस भी ये कह रहे हैं जी ये क्यों अदालतें बीच में आ रही हैं, बस इस प्रोसेस को चलने दें, आगे बढ़ने दें। देखिए ये तो एक मजाक है पाकिस्तान के साथ कि जो भी आरओज और डीआरओज कर रहे हैं उनको करने दें, ऐसा नहीं होता। उस पाकिस्तान का जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसमें कुछ मेयार तय हैं, और इसी तरह हमारे आइन में कुछ मेयार तय हैं। आर्टिकल के आइन जो आर्टिकल 218 पाकिस्तान के आइन का है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लगाता है कि जस्टली, फेयरली, ऑनेस्टली इलेक्शन करवाएगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। तो अगर डीआरओज और आरओज मनमानी कर रहे हैं और पहले से जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं पुलिस को दे रहे हैं, ये मुबैना तौर पर बहुत सारे अखबारों में भी आ चुका है, और पहले से बता दिया जाता है कि पीटीआई का फलां सेकेंडर है, प्रपोजर है, या वो अपनी सीट से गायब हो जाते हैं। एक जगह पे नहीं हुआ, बहुत सारी जगहों पर हुआ। तो ये कहना कि बस आरओज को अपना काम करने दें, आई डोंट एग्री विद दैट स्टेटमेंट, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के साथ एक मजाक है, और पाकिस्तान के जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश है ये बयान देकर कि आरओज को काम करने दिया जाए। अगर आरओज गलत काम कर रहे हैं तो कैसे उनको करने दिया जाए? उनके खिलाफ चैलेंज तो होना चाहिए, उनके खिलाफ जो है नोटिस तो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जो भी हैं मुतल्लिका अदालतें हैं उनको ऐसे आरओज डीआरओज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये डीआरओज आरओज ज्यादातर जो है सिविल ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, इसलिए अदलिया चाह रही है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। ठीक है असर बारी साहब, आखिरी सवाल, अगर यही माहौल रहता है, इलेक्शन कमीशन की सोच बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है, बल्ले के निशान के हवाले से वो अपील में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं हर सूरत तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान किसी सूरत नहीं रहना चाहिए, उनकी बड़ी एक क्लियर है, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी मामला चला रहे हैं। एक इम्प्रेशन ये जा रहा है कि दरख्वास्त भी जा रही है लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई नरम गोशा नहीं नजर आ रहा इलेक्शन कमीशन में। इत्तेजाज साहब हों, दीगर लोग हों, वो ये कहते हैं जी ये तो पार्टी बना हुआ है। इस माहौल में अगर इलेक्शन किसी भी तरह से हो जाते हैं तो उसके क्या असरात होंगे उसके बाद, अगर बिल्कुल ही लेवल प्लेइंग फील्ड किसी एक जमात को नहीं मिलती तो? देखिए वो तो नाम मिलने की तो बात नहीं है, वो तो साबित हो चुका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के लिए और कुछ सूबों में किसी और जमातों के लिए नहीं है। अच्छा, तो मसलन पंजाब में किसी भी पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी के लिए बहुत शिद्दत के साथ है, किसी के साथ जरा नरमी के साथ है या कम शिद्दत के साथ है। लेकिन बुनियादी बात है पाकिस्तान की तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जी कि जब इस तरह के इंतखाबात करवाए गए तो पाकिस्तान में क्यास हुआ, खाना जंगी टाइप हो गया। 1977 में जब ये इलेक्शन करवाए गए थे, पीपल्स पार्टी ने करवाए थे, इस तरह के इंतखाबात तो नहीं थे, इतनी बुरी हालत तो नहीं थी, लेकिन ये कि ये किडनैपिंग भी हुई, कागजात नामजदगी लोगों को जमा नहीं करवाने दिए गए थे, लेकिन वो 12 या 20 हल्के थे सिर्फ। इतने कौमी सतह पर ये जो स्लॉटर हाउस, मैं तो इसको स्लॉटर कहूंगा, ये एक इलेक्टोरल स्लॉटरिंग है कि आपने एक जो है तबाही मचा दी है पूरे प्रोसेस को। तो आपको याद है 1970 के बाद फिर जो पार्टियां मुतासर हुई थी, जो बहुत एग्रीव्ड पार्टियां थी, पीएन में जिसको कहते हैं पाकिस्तान नेशनलाइज, उन्होंने पाकिस्तान भर में तहरीक चलाई,
और उस तहरीक के नतीजे में मुल्क में मार्शल लगा और फिर 11 साल मुल्क ये जो है उस मार्शल की वजह से एक अजाब का शिकार रहा। बारी साहब बिल्कुल आपकी बात सही है और इसीलिए ज़रूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और सबको नज़र भी आने चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। आपका साबिक सदर फाफिन जनाब सरवर बारी साहब आपने वक्त दिया। इन इलेक्शन में कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं जिस पर ज़्यादा बात नहीं की जा रही कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक हिंदू खातून उम्मीदवार हमें नज़र आ रही हैं और वो भी बन्नू से, कंजर्वेटिव बड़ा इलाका कहा जाता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सवेरा प्रकाश, उनसे हम बात करेंगे और जनरल सीट पर मैदान में हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद से ख्वाजा सरा नायाब 2 हलकों से उम्मीदवार हैं, दोनों से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब पहले आपसे, पहली दफ़ा इस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए इसीलिए मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में ख़वातीन का आना कोई इतना आसान काम नहीं है। आप जनरल सीट पर आ रही हैं और अक़लियत की नुमाइंदगी भी कर रही हैं, जबकि अक़लियत की सीटें अलग से इसीलिए भी रखी गई हैं कि उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। अब तक कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? सॉरी, मैं आपको करेक्ट करूं कि मैं बुनेर से खड़ी हुई हूँ इलेक्शन। जी, अभी तक रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है और मतलब वो बात नहीं है बेगम नसीम वली खान जो ANP पार्टी से थी, अवामी नेशनल पार्टी, ये तो उनकी लेगेसी है कि मतलब वो भी तो एज अ फीमेल जनरल इलेक्शंस के लिए खड़ी होती थी, लड़ती थी मेल्स के अगेंस्ट, तो ये तो उनकी लेगेसी है। और उसके अलावा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है, मतलब कि फर्स्ट डे पे फर्स्ट एक ही आर्टिकल, एक ही पोस्ट से इतना सपोर्ट मिला कि उसी दिन वो इंडिया तक पहुँच गया है। लाइक लिटरली उसी दिन वो इंडिया पहुंच गया, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और हर स्टेप पे मुझे और ही ज़्यादा और ज़्यादा सपोर्ट नज़र आ रही है और मतलब अल्लाह काइंड ऑफ खुद मेरे लिए रास्ता बना रहा है और स्मूथली सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से चल रहा है। जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा नायाब, आप 2 हलकों से उम्मीदवार, 2 हलके क्यों चुने और किस तरह ख्याल आया कि इलेक्शन में आना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। सेकेंडली, ये बहुत एक अच्छा सवाल है। असल में जब हल्का बंदियाँ नहीं हुई थी, पुराना ये NA 53 था, तो कुछ हमने पिछले 5 सालों में कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हल्का बंदियों के बाद जो है वो ये इलाका 2 हिस्सों के अंदर शिफ्ट हो गया, जिसके अंदर दोनों हल्कों में हमारे वोटर्स मौजूद हैं। तो वी डिसाइडेड कि हमें दोनों हल्कों से आना चाहिए। और सेकेंडली, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि मैं इलेक्शन में क्यों आई, देखें इसकी बहुत सी रीज़न है। सबसे पहले तो पिछले दिनों ट्रांसजेंडर लॉ के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, जिसमें बहुत से मर्द व ख़वातीन इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो हमारी ज़िंदगियों का फ़ैसला करने वाले और हमारी ज़ात के ऊपर डिस्कशन करने वाले हमारी कम्युनिटी में से नहीं थे। तो एक तो ये रीज़न थी और दूसरा, देखें मैं समझती हूँ कि मुल्क व कौम की खिदमत करना किसी मर्द या किसी औरत की मेरास नहीं है। इसमें हम ख्वाजा सरा एज अ थर्ड जेंडर, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि जिन मसलों को हम देखते हैं और वो मसलों का सॉल्यूशन हम समझते हैं कि हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो हमें उसमें आगे आना चाहिए। और ये कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। जी, अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर सवेरा कि बुनेर में जिस तरह हम देखते हैं एक कंजर्वेटिव माशरा है, वहाँ पर ख़वातीन की पार्टिसिपेशन उस तरह ज़रा आसान नहीं होती, तो ख़वातीन का टर्न आउट के बारे में आप बताइए और ये कि अब क्या वहाँ पर माहौल आप बदलता देख रही हैं? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा एकदम से मतलब विद इन अ वीक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है। इससे पहले एज इन के हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मीटिंग होती थी, तो इतनी फीमेल्स मतलब पार्टिसिपेट खुल के नहीं थी कर सकती, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशंस थी आने जाने के, मतलब कोई मतलब घर वाले नहीं थे लेके आते या कुछ भी इस तरह का ना। और अभी काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स आ रही है, मेरे पेरेंट्स का सेंटर है ना, तो वहाँ आके मेरे फादर मतलब काफ़ी ज़्यादा वो करती है कि थैंक यू कि मतलब आपने ये इतना बड़ा स्टेप लिया है कि हमारे लिए भी अब आसानी बन रही है कि हमारे घर वाले भी हमें कह रहे हैं कि आप लोग भी मतलब इसको एज एग्जाम्पल लेके ट्राई करो, पार्टिसिपेट करो, कि मतलब जैसे मतलब मैं वो प्रमोट करती हूँ कि वुमेन का 50% पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा चंक है, तो उसके बगैर स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो वो लोग भी अब मतलब इस साइड पे आ रहे हैं, अब मतलब विद इन अ वीक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। अच्छा, विद इन वीक। और नायाब, आप भी ऐसे देख रही हैं कि लोग आपके जिस तरह इलेक्टोरल प्रोसेस में आने से
आपकी कम्युनिटी में एक हौसला नज़र आ रहा है और लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? देखें, जो इस्लामाबाद का जो 2 हल्के मैंने चुने, यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 88% है, और लिटरेसी रेट के साथ साथ इन्हीं 2 हल्कों में अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 5.5 लाख के करीब ख़वातीन वोटर्स हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। तो जनरल इलेक्शन में मैं बहुत कम देखती हूँ कि बड़ी सियासी जमातों की तरफ से किसी खातून को हार्डली किसी को टिकट दिया गया हो जनरल सीट के ऊपर। तो इसकी वजह से मैं जब आवाम के अंदर जाती हूँ वहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। पॉजिटिव रिस्पांस के साथ साथ मैं इसको डिवाइड करूँगी मिले जुले रिस्पांस के साथ, कि मिला जुला इस तरीके से कि बहुत से लोग तो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब हम मार्केट्स में जाते हैं, हम रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर कैंपेन को कवर कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं बिकॉज दे सेड कि इस्लामाबाद डिज़र्व अ प्रोग्रेसिव फेस। और सेकेंडली, जहाँ तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का सवाल है, तो कम्युनिटी के लिए तो एक ये दिस इज़ द हिस्टोरिक स्टेप, और ना सिर्फ कम्युनिटी के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी, कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी जनरल इलेक्शन के ऊपर कंटेस्ट कर रही है। हमारे पास एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क हमें मिला, तो वो बहुत मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है। वहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगी कि कुछ स्टिग्मा जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, कि जिस तरह ये बेगर्स होते हैं और ये भीख मांगने आते हैं। तो कुछ मेरे साथी इस तरीके से मेरे पम्फलेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कुछ मार्केट्स के अंदर। एक गाड़ी का दरवाज़ा उन्होंने नॉक करके उसको कहा, तो उस बंदे ने पम्फलेट लेने की बजाय उसने उसको पैसे निकाल के दे दिए। तो ये स्टिग्मा तो है लोगों के अंदर, लेकिन ये बहुत कम केसेस है। मैं समझती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये इतनी मैटर नहीं करती जितना कि ओवरऑल इंक्लूजन अवेयरनेस मैटर करती है। और आने वाले वक्तों में आफ्टर दिस इलेक्शन यू विल सी कि एक बहुत मैसिव लेवल के ऊपर अवेयरनेस होएगी फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ख्वाजा सरा पीपल इन पाकिस्तान। ठीक, जिस तरह नायाब ने बात की डॉक्टर साहबा, वो तो एक हल्का ऐसा उन्होंने चुना कि जहाँ लिटरेसिटी ज़्यादा है और लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है। आप बुनेर से हैं, आपका क्या ख्वाब है, मकसद क्या इलेक्शन में आने का, और आगे अगर आप जीतती हैं तो क्या सोचा है, असेंबली में जाकर क्या करना है? सबसे मेरा जो मेन गोल और फोकस है वो एजुकेशन पे, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट नहीं है, स्पेशली लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब कि पर्सनल एग्जांपल से, पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि एक तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स तो वहाँ पे मौजूद है, पर वो भी मतलब कि 6-8 बस पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और उसके अलावा कि प्राइवेट स्कूल्स भी मतलब बहुत कम थे जब मैं पढ़ती थी स्कूल वहाँ पे, तो मतलब कि 7-8 साल पहले, तो उस टाइम भी इवन एक प्राइवेट स्कूल था। और इसलिए मतलब काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन उधर पेरेंट्स को होती है कि मतलब मुझे पर्सनली भी 1 घंटा 2 घंटे सफ़र करना पड़ता था स्कूल तक, तो वो भी हेजिटेशन होती है पेरेंट्स को कि मतलब कैसे भेजें। फिर कॉलेज भी वहाँ पे लड़कियों का सिर्फ एक है, तो बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे करीब जो जितने भी मसले पाकिस्तान के मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, कंट्री नेशनल लेवल पे, तो उनका सोल्यूशन एजुकेशन है। ये पॉवर्टी एलिविएशन भी कर लेता है, ये मतलब स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर लेगा, ये ओवरऑल वही अवेयरनेस पैदा करेगा, जिससे हेल्थ, एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हेल्थ पे ना, तो हेल्थ का सारा कुछ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकॉनमी और पॉलिटिक्स है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एजुकेशन से ही मिलेगी, मेरे करीब ये चीज़ है। पर उसके साथ साथ मतलब वहाँ पे मतलब पॉवर्टी रेट भी मतलब ज़्यादा है ना, तो वो काफ़ी लोग डिपेंड करते हैं बेसिक प्रोग्राम पे, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब ये अभी रिसेंटली भी हुआ है कि काफ़ी औरतों के कार्ड्स ब्लॉक हुए हैं। और ओवरऑल वैसे भी मतलब डेटा एंट्री हर यूनियन काउंसिल लेवल पे और हर विलेज लेवल पे ये बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पॉवर्टी रेट की वजह से ही हेजिटेशन होती है एजुकेशन के लिए बच्चों को भेजने। फिर ये एजुकेशन बेनज़ीर एजुकेशन प्रोग्राम पे भी मैंने काम करना है कि हर माहाना मतलब के फ़ंड मिला करें, ताकि ये हेजिटेशन थोड़ी कम हो। सही, यानी ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ बेनज़ीर एजुकेशन प्रोग्राम भी आप समझती हैं उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छी सोच है। नायाब, जिस तरह हर इलाके के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, आपने क्या सोचा है जाकर असेंबली में अगर मौका मिलता है तो क्या सोच रखा है, क्या कुछ करना है?
मैं बड़े क्लियर मंशूर के साथ आई हूँ और बड़े रियलिस्टिक जो मेरे गोल्स हैं जो मैंने सेट किया हुआ है, और मैं अपने मंशूर में लोगों के साथ भी डिस्कस करती हूँ। एक तो चूँकि पार्लियामेंटेरियन का काम है लेजिस्लेशन करना, सबसे पहले तो मैं जो पार्लियामेंट के अंदर जाके काम करूँगी, मैं एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस जो हैं उसमें उनको रिव्यू करूँगी, ताकि बहुत सी ऐसे हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन जो कि होती है उसके ऊपर कानून साजी मौजूद है, लेकिन अगर वो कोई करता है उसको सज़ा क्या मिलेगी, और अगर उस लेजिस्लेशन के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसको वो कैसे अकाउंटेबल ठहरेगा। तो ये जो है इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म उन लेजिस्लेशन का मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर काम करूंगी। दूसरे नंबर पे देखिए, हमारी जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने हमारी यूथ को ये बता के कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, हमारे मुल्क के अंदर ये क्राइसिस हैं, उन्होंने बहुत उनको डीमोरलाइज कर दिया है और उनको होप नहीं रही, जिसकी वजह से 4.5 लाख के करीब पाकिस्तानी जवान जो है वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो मेरा दूसरा फोकस जो है वो यूथ होएगा। मैं यूथ को होप दिलाऊंगी और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए लेजिस्लेशन कराऊंगी, ताकि हमारी यूथ उसमें प्रोटेक्टेड फील करे और उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। एंड द थर्ड थिंग इज़, चूँकि इस्लामाबाद के ऊपर मैं इसको लेके आती हूँ, आप जब इस्लामाबाद का नाम सुनते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि इट्स वेरी डेवलप, बहुत हाई फाई, इसके अंदर बहुत दौलत की रेल पेल है। हालांकि ऐसा नहीं है। इसके गर्दो नवा के अंदर कच्ची आबादियां मौजूद हैं, जहां पे लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं और उसके साथ साथ उनको बेसिक सहूलियात मुयसर नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला मुझे मौका देता है और मेरे हल्के के अवाम मुझे लेके आते हैं, तो उन कच्ची आबादियों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स और उनके बेसिक वसाइल के ऊपर काम करूंगी। और जनरल जिस तरीके से हमने कुछ इलाकों की मैपिंग की हुई है, मिसाल के तौर पर बाराको और तरनौल के अंदर सरकारी अस्पताल नहीं है, वो इतनी बड़ी आबादियां इस्लामाबाद की कि उनके ऊपर जो है वो उन लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ चाहिए। फिर उसके बाद आए रोज़ इस्लामाबाद के अंदर धरने होते हैं, लोग आके ब्लॉक कर देते हैं, आमदरफ सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कारोबार के ऊपर इतना असर पड़ता है, आवाम इतनी सफ़र करती हैं। तो अगर मैं आती हूँ तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाऊंगी और इंशाल्लाह जो है वो तमाम पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर। आखिर में 30 सेकंड है, डॉक्टर सवेरा कैंपेन के हवाले से बताएं, कैसे चल रही है, किस तरह से कैंपेन कर रही हैं और पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों किया? मैंने अभी तक कैंपेन स्टार्ट नहीं की और पीपल्स पार्टी का इंतखाब इसलिए किया कि उनकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी मिलती है। आई वांट टू हेल्प द पुअर, आई वांट टू ब्रिंग द जेंडर इक्वालिटी, तो इसलिए फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो बहुत वुमेन सेंट्रिक है। अच्छा, तो कैंपेन किस तरह से करेंगी, कुछ सोच रखा है? पार्टी के लोग भी आपके साथ होंगे, एक हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी की, पुरानी एक जमात है और एक वक्त में उसका काफ़ी यहाँ पर असर रसूख खैबर पख्तूनख्वा में भी रहा है। तो अभी किस तरह के चैलेंजेस आप समझ नहीं आएंगे, या कैंपेन जब शुरू करेंगी तो क्या सोच रखा है पार्टी की तरफ से, क्या डायरेक्शन है? चैलेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि लिटरली सारा कुछ अल्लाह से स्मूथ जा रहा है। इवन डिफरेंट हमारे अपने जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, मेरे हल्के नहीं दूसरे हल्के के एक बंदे ने सीट छोड़ दी कि वो मुझे हेल्प कर सके कैंपेन में। चलें, यानी पार्टी भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट करी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बुनेर से उम्मीदवार है डॉक्टर सवेरा प्रकाश, जनरल सीट पर पहली खातून जो हिंदू कम्युनिटी के रूप में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और इस्लामाबाद से ख्वाजा साहब नायाब अली 2 हल्कों से इस्लामाबाद से कंटेस्ट कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।